नमस्ते दोस्त। आज की रात हम एक बेहद गहरी, रहस्यमयी और रूह को सुकून देने वाली महाकहानी सुनने जा रहे हैं। धुंध का रास्ता और वो पुरानी डायरी। ये सफर आपके दिमाग के सारे तनाव को मिटाकर आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएगा जहां खामोशी भी एक कहानी सुनाती है। अगर ऐसी लंबी और सुकून भरी कहानी आपको पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपने शहर का नाम बताना ना भूलें। अब अपने कमरे की रोशनी धीमी कर लीजिए, आंखें बंद करिए और चलिए उस बंद पड़े पुराने हिल स्टेशन की ओर जहां वक्त ठहर चुका है। साल 2026 के मई महीने की वो एक बेहद उमस भरी और थका देने वाली शाम थी। दिल्ली जैसे बड़े शहर की कंक्रीट की दीवारों के बीच समर अपने फ्लैट की सफाई कर रहा था। समर एक 38 साल का फ्रीलांस राइटर था जिसकी जिंदगी कंप्यूटर की स्क्रीन, कीबोर्ड की टिक टिक और शहर के ट्रैफिक के शोर के बीच सिमट कर रह गई थी। वो कई महीनों से कुछ नया नहीं लिख पा रहा था। उसका दिमाग जैसे पूरी तरह खाली हो चुका था, जिसे क्रिएटिव भाषा में राइटर्स ब्लॉक कहते हैं। सफाई करते करते समर का हाथ स्टोर रूम के कोने में रखी एक बहुत पुरानी भारी शीशम की अलमारी पर पड़ा। यह अलमारी उसके दादाजी की थी, जो अपने जमाने के एक मशहूर मुसाफिर और खोजी थे। अलमारी का दरवाजा खोला तो उसमें से पुरानी किताबों और लकड़ी की एक अजीब सी सोंधी महक आई। किताबों के उस ढेर के पीछे समर को एक चीज दिखाई दी जिसने उसका ध्यान खींच लिया। वो कपड़े के एक लाल टुकड़े में लिपटी हुई एक पुरानी डायरी थी। समर ने धीरे से उस कपड़े को हटाया। डायरी का कवर लेदर का था, जो वक्त के साथ थोड़ा घिस चुका था। उसने डायरी का पहला पन्ना पलटा। पन्ना पूरी तरह पीला पड़ चुका था और उस पर फाउंटेन पेन की नीली स्याही से हाथ से कुछ लिखा हुआ था। लिखावट उसके दादाजी की थी। पन्ने पर लिखा था, अगर तुम अपनी जिंदगी की उलझनों से थक चुके हो, अगर शहर का शोर तुम्हारे भीतर की आवाज को दबा रहा है, तो उस रास्ते पर निकल जाओ जहां नक्शे खत्म होते हैं। हिमाचल के सुदूर कोनों में छुपा नीलकंठ नाम का वो गांव, जहां रात को तारे जमीन के इतने पास आ जाते हैं कि तुम उन्हें छू सकते हो। वहां एक पुराना डाकघर है और उस डाकघर के पीछे एक रास्ता जाता है जो सीधे अतीत की ओर खुलता है। समर ने एक गहरी सांस ली। नीलकंठ? उसने आज तक इस गांव का नाम किसी भी टूरिस्ट गाइड या गूगल मैप पर नहीं देखा था। डायरी के अगले कुछ पन्नों पर उस गांव का एक हाथ से बनाया हुआ धुंधला सा नक्शा था। समर के दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। उसके भीतर का सोया हुआ लेखक जैसे जाग उठा था। उसे लगा कि ये डायरी उसे किसी अदृश्य सफर पर बुला रही है। उसने घड़ी देखी, रात के 9 बज रहे थे। उसने कोई लंबा प्लान नहीं बनाया, बस अपनी कार की चाबी उठाई, कुछ जोड़ी कपड़े एक बैग में डाले, उस पुरानी डायरी को जेब में रखा और दिल्ली की चमकीली लेकिन बेजान लाइटों को पीछे छोड़कर पहाड़ों की तरफ निकल पड़ा। रात के 12 बजे तक समर की कार दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे को पार कर चुकी थी। जैसे जैसे कार पहाड़ों की चढ़ाई पर बढ़ रही थी, शहर का वो शोर, हॉर्न की आवाजें और लोगों की भीड़ पीछे छूटती जा रही थी। खिड़की से अंदर आने वाली हवा अब गर्म और धूल भरी नहीं थी। उसमें देवदार के पत्तों की ठंडक और गीली मिट्टी की महक थी। पहाड़ों का रास्ता बेहद सकरा और घुमावदार था। आसमान में काले बादलों की ओट से कभी कभी आधा चांद बाहर आता, जिससे ऊंचे पहाड़ियों की परछाइयां ऐसी लगती मानो कोई विशालकाय पहरेदार चुपचाप खड़े हों। हाईवे पर गाड़ियों की संख्या अब ना के बराबर थी। सिर्फ समर की कार की हेडलाइट्स उस घने अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। समर ने कार का स्टीरियो ऑन किया। एक बहुत ही धीमा बांसुरी का क्लासिकल म्यूजिक कैबिन में गूंजने लगा। वो म्यूजिक और बाहर की खामोशी मिलकर एक ऐसा माहौल बना रहे थे कि समर को अपनी आंखों की थकान धीरे धीरे गायब होती हुई महसूस हुई। उसका दिमाग शांत हो रहा था। लगभग 3 घंटे की लगातार चढ़ाई के बाद नक्शे के मुताबिक उसे एक कच्चे रास्ते पर मुड़ना था। वो रास्ता इतना संकरा था कि वहां से सिर्फ एक गाड़ी बमुश्किल गुजर सकती थी। रास्ते के दोनों तरफ घने चीड़ और देवदार के पेड़ थे, जिनकी शाखाएं आपस में इस तरह जुड़ी थी मानो उन्होंने रास्ते पर एक प्राकृतिक गुफा बना दी हो। तभी अचानक कार के शीशे पर पानी की कुछ बूंदें पड़ी। पहाड़ों की वो रिमझिम बारिश शुरू हो चुकी थी। बारिश की बूंदों की टप टप आवाज कार की छत पर एक अजीब सा रिदम बना रही थी। कोहरा इतना बढ़ गया कि समर को गाड़ी की स्पीड बिल्कुल धीमी करनी पड़ी।
उसे लग रहा था कि वो किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर रहा है जहां इंसानी नियम लागू नहीं होते। सुबह की पहली मध्यम किरण जब कोहरे को चीरते हुए नीचे आई, तब समर की कार एक छोटे से पठार पर आकर रुकी। सामने का नजारा देखकर समर की आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने एक छोटा सा बेहद खूबसूरत और शांत गांव था, नीलकंठ। ये गांव किसी आधुनिक दुनिया का हिस्सा नहीं लगता था। यहाँ ना तो कोई बड़ी कंक्रीट की इमारत थी, ना कोई मोबाइल टावर और ना ही कोई दुकान। लकड़ी और पत्थरों से बने छोटे छोटे तिब्बती शैली के घर थे, जिनकी छतों पर हरी काई जमी हुई थी। पूरे गांव के चारों तरफ ऊंचे ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ थे, जो सुबह की हल्की गुलाबी धूप में चमक रहे थे। गांव के बीच से एक छोटी सी पहाड़ी नदी बह रही थी, जिसके पानी के टकराने की कलकल आवाज पूरे वातावरण में गूंज रही थी। सबसे अजीब बात यह थी कि चारों तरफ इतना सन्नाटा था, मानो यहां कोई रहता ही ना हो। हवा इतनी साफ थी कि सांस लेते ही समर के फेफड़ों को एक नया जीवन मिल गया। समर ने कार एक तरफ खड़ी की और डायरी को हाथ में लेकर पैदल ही गांव की पगडंडी पर चलने लगा। पैरों के नीचे सूखी पत्तियां चरम चरम की आवाज कर रही थी। चलते चलते उसकी नजर गांव के बीचों बीच बनी एक पुरानी इमारत पर पड़ी। वो लाल पत्थरों से बनी थी और उसकी छत पर एक पुराना लोहे का जंग लगा हुआ बोर्ड लटका था, जिस पर धुंधला सा लिखा था, डाकघर, पोस्ट ऑफिस। ये वही डाकघर था जिसका जिक्र उसके दादाजी की डायरी में था। डाकघर का दरवाजा आधा खुला हुआ था, जैसे कोई बरसों से किसी के आने का इंतजार कर रहा हो। समर ने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया। अंदर का नजारा और भी हैरान करने वाला था। डाकघर के अंदर कदम रखते ही समर को लगा जैसे वो साल 2026 से सीधा 50 साल पीछे चला गया है। दीवारों पर लकड़ी के बड़े बड़े रैक बने हुए थे, जिनमें पीले पड़ चुके लिफाफे और धूल भरे पार्सल रखे थे। हवा में पुरानी स्याही और कागज के गलने की एक सोंधी सी महक थी। काउंटर के पीछे एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था। उसकी दाढ़ी बर्फ की तरह सफेद थी, चेहरे पर गहरी झुर्रियां थी और आंखों पर एक मोटा चश्मा टिका हुआ था। वो बहुत ध्यान से एक पुराने रजिस्टर में हाथ से कुछ लिख रहा था। समर ने गले को थोड़ा सा साफ करते हुए कहा, नमस्ते। उस बूढ़े ने बहुत धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में समर को देखकर कोई हैरानी नहीं हुई, बल्कि एक ऐसी चमक आई जैसे वो जानता हो कि समर आज ही आने वाला था। उसने अपने कांपते हाथों से चश्मा उतारा और एक बेहद गहरी गूंजती हुई आवाज में कहा, बहुत देर कर दी समर। तुम्हारे दादाजी को गुजरे तो अरसा हो गया, पर इस डाकघर को तुम्हारी मौजूदगी का इंतजार आज तक था। समर के पैर जैसे जमीन पर जम गए। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? और मेरे दादाजी को? बूढ़ा धीरे से अपनी कुर्सी से उठा। उसकी रीढ़ की हड्डी थोड़ी झुकी हुई थी और उसके चलने से लकड़ी का फर्श चर-चर की आवाज कर रहा था। वो काउंटर के पास आया और उसने समर की जेब से झांक रही उस लेदर की डायरी की तरफ इशारा किया। आनंद राय, तुम्हारे दादाजी। वे जब इस गांव में आए थे तो मैं इस डाकघर का एक छोटा सा क्लर्क था। उन्होंने यहां से एक खत भेजा था, जिसे कभी अपनी मंजिल नहीं मिली। उन्होंने मुझसे कहा था कि एक दिन उनका पोता आएगा, जिसके भीतर का लेखक मर रहा होगा और ये डाकघर उसे जिंदा करेगा। बूढ़े ने काउंटर के नीचे हाथ डाला और एक मखमली छोटा सा डिब्बा निकाला। उसने उस डिब्बे को खोला तो उसके अंदर एक लिफाफा रखा था। लिफाफे का रंग समय की मार से पूरी तरह पीला पड़ चुका था, लेकिन उस पर लाल मोम की सील अभी भी सुरक्षित थी। ये किसका खत है? समर ने कांपते हाथों से लिफाफे को छूते हुए पूछा। ये तुम्हारा अतीत है समर, लेकिन इसे खोलने की एक शर्त है। इसे तुम यहां नहीं खोल सकते। डाकघर के ठीक पीछे देवदार के पेड़ों के बीच एक पुराना रास्ता जाता है, जो यादों की घाटी की तरफ बढ़ता है। वहां एक पुरानी लकड़ी की बेंच है। जब सूरज पहाड़ों के ठीक पीछे छुपने लगेगा, तब इस खत को खोलना। वही तुम्हें अपनी अगली कहानी मिलेगी। समर ने उस खत को अपनी जैकेट की अंदरूनी जेब में रख लिया। उसने बूढ़े दरबान को धन्यवाद कहा और डाकघर के पिछले दरवाजे से बाहर निकल आया। बाहर आते ही हवा और भी ठंडी हो चुकी थी। डाकघर के ठीक पीछे से एक संकरी पगडंडी ऊपर पहाड़ों की तरफ जा रही थी। रास्ते के दोनों तरफ इतने ऊंचे और घने देवदार के पेड़ थे कि सूरज की रोशनी जमीन तक सिर्फ छोटी छोटी लकीरों के रूप में पहुंच पा रही थी। यहाँ का सन्नाटा अजीब था। ये डरावना नहीं था,
बल्कि इसमें एक ऐसी शांति थी जो इंसान को अपने ही भीतर झांकने पर मजबूर कर दे। समर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। रास्ते में सूखी पत्तियां और चीड़ के फल बिखरे हुए थे। जैसे जैसे वो चढ़ाई चढ़ रहा था, नीचे बसा नीलकंठ गांव कोहरे की सफेद चादर में धीरे धीरे छुपता जा रहा था। हवा में एक हल्की सी सीटी जैसी आवाज हो रही थी जो पेड़ों की पत्तियों से टकराकर पैदा हो रही थी। समर को महसूस हुआ कि शहरों की भागदौड़ में वो ये भूल ही चुका था कि खामोशी का भी अपना एक संगीत होता है। लगभग आधे घंटे चलने के बाद पगडंडी अचानक एक खुले मैदान पर जाकर खत्म हुई। ये एक पहाड़ी की चोटी थी जहां से पूरी घाटी का नजारा साफ दिखाई दे रहा था। सामने विशाल बर्फीले पहाड़ थे और उनके बीच से कोहरे की नदियां बह रही थीं। ठीक उसी कोने में एक बहुत पुरानी काई से ढकी हुई लकड़ी की बेंच लगी थी। समय के थपेड़ों ने उस बेंच की लकड़ी को थोड़ा सा काला कर दिया था। समर जाकर उस बेंच पर बैठ गया। उसने आसमान की तरफ देखा। सूरज अब धीरे धीरे पश्चिमी पहाड़ियों की ओट में छिप रहा था। आसमान का रंग नीले से गहरा संतरी और फिर जामुनी हो रहा था। समर ने अपनी जैकेट की जिप खोली और उस पीले पड़ चुके लिफाफे को बाहर निकाला। उसके दिल की धड़कन इस वक्त बहुत तेज थी। उसने धीरे से उस लाल मोम की सील को तोड़ा और अंदर से मुड़े हुए कागज को बाहर निकाला। कागज को खोलते ही समर को अपने दादाजी के हाथों की खुशबू महसूस हुई। उस पर नीली स्याही से बड़े ही खूबसूरत अक्षरों में लिखा था, प्रिय समर, जब तुम इस खत को पढ़ रहे होगे तब मैं इस दुनिया में नहीं हूंगा। मैं जानता हूं कि तुम इस वक्त अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हो। जब एक लिखने वाले के शब्द उसका साथ छोड़ देते हैं तो वो एक जिंदा लाश की तरह हो जाता है। तुम दिल्ली में बैठकर कहानियां ढूंढ रहे थे, जबकि कहानियां इमारतों में नहीं, इंसानों के छूटे हुए एहसासों में होती हैं। नीलकंठ कोई आम गांव नहीं है। ये वो जगह है जहां समय रुक जाता है ताकि इंसान अपने बीते हुए कल से मिल सके। 25 साल पहले मैं यहाँ एक ऐसी ही खोज में आया था। तब मुझे यहाँ एक लड़की मिली थी, तारा। वो इस घाटी की सबसे खूबसूरत और रहस्यमयी आवाज थी। वो गाती थी तो पहाड़ों की बर्फ पिघलने लगती थी। लेकिन तारा कोई इंसान नहीं थी, वो इस घाटी की रूह थी। मैंने उससे एक वादा किया था जिसे मैं कभी पूरा नहीं कर पाया। आज मैं वो वादा तुम्हें सौंप रहा हूं। समर ने जैसे ही तारा का नाम पढ़ा, अचानक पूरी घाटी का मौसम बदल गया। सूरज पूरी तरह डूब चुका था और चारों तरफ एक गहरा मध्यम सा अंधेरा छा गया था। तभी देवदार के जंगलों के बीच से एक बहुत ही सुरीली धीमी सी आवाज गूंजने लगी। वो किसी लड़की के गुनगुनाने की आवाज थी। वो आवाज इतनी साफ और इतनी दर्द भरी थी कि समर के रोंगटे खड़े हो गए। उसने चारों तरफ देखा पर वहां कोई नहीं था, सिर्फ कोहरा था जो धीरे धीरे उस लकड़ी की बेंच की तरफ बढ़ रहा था। वो गुनगुनाहट हवा में इस तरह तैर रही थी मानो देवदार की पत्तियां खुद कोई पुरानी धुन गा रही हो। समर बेंच से उठ खड़ा हुआ। उसके हाथ में थमा वो पुराना खत हवा के ठंडे झोंकों से फड़फड़ा रहा था। घाटी में अंधेरा अब पूरी तरह अपने पैर पसार चुका था और कोहरे की एक मोटी सफेद चादर जमीन से उठकर समर के घुटनों तक पहुंच चुकी थी। कौन है वहां? समर ने चिल्लाकर पूछा। उसकी आवाज सामने के बर्फीले पहाड़ों से टकराकर वापस लौटी। कौन है वहां? है वहां? वहां! गुनगुनाहट अचानक रुक गई। पूरे मैदान में एक ऐसा सन्नाटा छा गया जो कान फाड़ने वाला था। समर को सिर्फ अपने दिल की धड़कन और फेफड़ों में उतरती बर्फीली सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। वो वापस मुड़ने ही वाला था कि तभी उसे महसूस हुआ कि कोहरे के बीच लगभग 20 कदम की दूरी पर एक हल्की सी नीली रोशनी चमक रही थी। वो रोशनी जुगनू जैसी नहीं थी, वो एक मध्यम तैरते हुए साए जैसी थी। समर के कदम अपने आप उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगे। उसके भीतर का डर अब एक अदम्य जिज्ञासा में बदल चुका था। जैसे जैसे वो पास पहुंचा, उसने देखा कि उस नीली रोशनी के केंद्र में एक आकृति उभर रही थी। वो एक लड़की थी। उसने पारंपरिक पहाड़ी ऊनी शॉल ओढ़ रखी थी, जिसके किनारे हवा में इस तरह लहरा रहे थे मानो वे पानी के अंदर तैर रहे हों। उसके लंबे घुंघराले बाल उसकी कमर तक जा रहे थे। जब उसने समर की तरफ अपना चेहरा घुमाया
तो समर की सांसें वहीं थम गई। उसकी आंखें सामान्य इंसानों जैसी नहीं थी, वे गहरी झील जैसी थी, जिनमें रात का आसमान और टूटते हुए तारे साफ दिखाई दे रहे थे। तुम तारा हो? समर की आवाज उसके हलक में ही दब कर रह गई। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी कलाई धीरे से उठाई और अपनी पतली उंगलियों से हवा में एक इशारा किया। उसके इशारे के साथ ही जमीन पर बिखरी हुई देवदार की सूखी पत्तियां हवा में गोल गोल घूमने लगी, मानो कोई छोटा सा बवंडर आ गया हो। उसने एक बार फिर वही धुन गुनगुनाना शुरू किया, लेकिन इस बार शब्दों के मायने साफ थे। वो गा रही थी, जो छूट गया वो यही तो है, जो भूल गए वो तुम ही तो हो। समर को ऐसा लगा जैसे उस आवाज के साथ ही उसका संतुलन बिगड़ रहा हो। उसके आसपास का नजारा बदलने लगा। वो पहाड़ी चोटी, वो लकड़ी की बेंच और यहाँ तक कि रात का अंधेरा भी गायब होने लगा। उसकी आंखों के सामने 25 साल पुरानी एक रील चलने लगी। उसने देखा कि इसी मैदान पर उसका दादाजी आनंद राय अपनी जवानी के दिनों में खड़ा था। आनंद के हाथ में कैनवस और पेंटिंग ब्रश था और उसके सामने यही लड़की तारा बैठी हुई मुस्कुरा रही थी। आनंद तारा की तस्वीर बना रहा था, लेकिन हर बार जब वो ब्रश कैनवस पर चलाता, तारा का चेहरा बदल जाता। वो कभी एक बहती हुई नदी बन जाती, तो कभी एक उड़ता हुआ सफेद कोहरा। आनंद, आईने जैसी धुंधली आवाज गूंजी, तुम मुझे इस कागज पर नहीं समेट सकते। मैं इस घाटी की आजादी हूं। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें इस शहर की चकाचौंध को छोड़कर यहीं ठहरना होगा। समर ने देखा कि उसके दादाजी के चेहरे पर एक अजीब सी कश्मकश थी। दिल्ली में उनका करियर, उनका परिवार और उनका नाम था। आनंद ने तारा का हाथ थामकर कहा था, मैं वापस आऊंगा तारा, बस एक आखिरी बार अपनी दुनिया समेट आऊं, फिर मैं हमेशा के लिए इस नीलकंठ का हो जाऊंगा। तारा ने उदासी से मुस्कुराते हुए अपना हाथ पीछे खींच लिया था। जो एक बार इस घाटी की सीमा लांघ कर जाता है आनंद, नीलकंठ का रास्ता उसके लिए हमेशा के लिए धुंध में खो जाता है। दृश्य अचानक एक झटके के साथ टूटा। समर वापस उसी ठंडी रात में आ चुका था। उसके पैर लड़खड़ाए और वो वापस उसी लकड़ी की बेंच पर जा गिरा। सामने खड़ी वो नीली आकृति अब थोड़ी धुंधली हो चुकी थी, मानो उसकी ऊर्जा कम हो रही हो। समर ने हाफते हुए अपनी जेब से दादाजी की वो लेदर की डायरी निकाली। उसने अभी तक उस डायरी के आखिरी पन्नों को नहीं पढ़ा था। उसने टॉर्च की रोशनी ऑन की और डायरी के बिल्कुल अंतिम पन्ने को पलटा। वहां बहुत ही जल्दबाजी में कांपते हाथों से कुछ लिखा गया था। समर, मैं कायर था। मैं दिल्ली तो लौट आया, लेकिन मेरा आधा वजूद उसी घाटी में छूट गया। मैंने अपनी पूरी जिंदगी उस रास्ते को दोबारा ढूंढने में लगा दी, लेकिन नीलकंठ मुझे दोबारा कभी नहीं मिला। ये गांव केवल उसे दिखाई देता है जिसके दिल में दुनिया का कोई लालच ना हो और जिसके शब्द पूरी तरह सच्चे हो। तारा आज भी मेरा इंतजार कर रही होगी। मेरी अधूरी कहानी को पूरा करना समर, उसे बताना कि आनंद मुकरा नहीं था, वो बस रास्ता भूल गया था। समर ने डायरी से नजर उठाई। सामने कोहरे के बीच तारा की परछाई अब लगभग गायब होने की कगार पर थी। ऐसा लग रहा था कि अगर इस वक्त कुछ नहीं किया गया तो यह रहस्य हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। समर के भीतर का लेखक, जो महीनों से सोया हुआ था, अचानक एक ज्वालामुखी की तरह फटा। उसने अपनी जेब से एक पेन निकाला और उस अधूरे खत के पीछे खाली जगह पर अपने दिल की पहली पंक्तियां लिखनी शुरू की। उसने अपने दादाजी के दर्द को, अपने अकेलेपन को और इस घाटी के सन्नाटे को शब्दों में पिरोना शुरू किया। जैसे ही उसने पहला शब्द लिखा, हवा का बर्फीला झोंका अचानक रुक गया। तारा की धुंधली होती आकृति दोबारा चमकने लगी। उसे समझ आ गया था कि इस घाटी को किसी पेंटिंग या तस्वीर की जरूरत नहीं थी। इसे जरूरत थी एक ऐसे लेखक की जो इसके सदियों पुराने अकेलेपन को अमर कर सके। समर का हाथ कागज पर बिना रुके चल रहा था। पहाड़ों की उस कम कंपाती ठंड में भी उसकी उंगलियों में एक अजीब सा अदम्य वेग था। वो लिख रहा था। उसने आनंद राय के उस 50 साल पुराने अधूरे वादे को एक नया सिरा दिया था। उसने लिखा कि कैसे एक मुसाफिर अपनी दुनिया के बंधनों में बंधकर अपनी रूह को इसी नीलकंठ की वादियों में छोड़ गया था। जैसे जैसे समर के शब्द कागज की छाती पर उतर रहे थे, वैसे वैसे घाटी की फिजा में एक जादुई तब्दीली आ रही थी। सामने खड़ी तारा की आकृति,
जो अब तक महज एक धुंधला सा नीला साया थी, धीरे धीरे साफ होने लगी। उसकी झील जैसी आंखों में जो सदियों पुराना सूनापन और दर्द था, वो अब विलीन हो रहा था। उसकी आंखों से कोहरे की कुछ बूंदें इस तरह टपकी मानो वो रो रही हो, लेकिन वे तन्हाई के नहीं बल्कि मुकम्मल होने के आंसू थे। पहाड़ों के पीछे से उठने वाला वो डरावना कोहरा अब धीरे धीरे जमीन पर बैठ रहा था। देवदार के पेड़ों की कड़वाहट कम हो रही थी और पूरी घाटी में एक ऐसी कोमल गर्माहट फैलने लगी जो मई के इस महीने में पहाड़ों पर कभी कभार ही महसूस होती है। तारा ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसके पैर जब सूखी पत्तियों पर पड़े तो इस बार कोई चरम चरम की आवाज नहीं हुई, बल्कि ऐसा लगा जैसे हवा में कोई मध्यम सा पाद चाप गूंज उठा हो। उसने अपनी शॉल को थोड़ा सा समेटा और समर के बिल्कुल करीब आ गई। समर ने लिखना बंद किया और सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। इस बार उसके दिल में कोई डर नहीं था। उसे लग रहा था कि वो किसी अजनबी से नहीं बल्कि अपनी ही किसी बहुत पुरानी भूली हुई कहानी से मिल रहा है। आनंद मुकरा नहीं था। समर ने बहुत ही शांत और धीमी आवाज में कहा। वो बस उस दुनिया के शोर में खो गया था जहां लोग अपनी ही आवाज सुनना भूल जाते हैं, लेकिन वो उम्र भर इसी रास्ते को ढूंढता रहा। तारा के होठों पर एक ऐसी मुस्कान आई जो केवल वही रूह दे सकती है जिसे उसकी मंजिल मिल गई हो। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और समर के हाथ में थमे उस खत को आहिस्ते से छू लिया। उसके छूते ही फाउंटेन पेन की वो नीली स्याही सोने की तरह चमकने लगी। तुम्हारी कहानी पूरी हुई समर। तारा की आवाज इस बार हवा में नहीं बल्कि सीधे समर के भीतर गूंजी। आनंद को उसकी मुक्ति मिल गई और इस घाटी को उसकी अमरता, लेकिन अब तुम्हारे लौटने का वक्त आ गया है। लौटना? समर ने चारों तरफ देखा। पर मैं तो अपनी कहानियां यही छोड़ आया था। नहीं, तारा ने मुस्कुराते हुए कहा, और उसका साया धीरे धीरे सुबह की पहली धूप की तरह हवा में घुलने लगा। कहानियां तुम्हारे भीतर थीं। नीलकंठ तो बस एक आईना था। अचानक एक बहुत तेज रोशनी समर की आंखों के सामने चमकी। वो रोशनी इतनी तीव्र थी कि समर को अपनी आंखें पूरी तरह बंद करनी पड़ी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो किसी बहुत ऊंचे पहाड़ से धीरे धीरे नीचे की तरफ फिसल रहा हो। हवा की एक ठंडी लहर उसे सहलाती हुई गुजर रही हो। जब समर ने अपनी आंखें खोली तो चिड़ियों की चहचहाहट से पूरा माहौल गूंज रहा था। सूरज की ताजा पीली किरणें उसकी कार के शीशे से छनकर सीधे उसके चेहरे पर पड़ रही थी। समर चौंक कर सीधा बैठा। उसने देखा कि वो अपनी ही कार की ड्राइविंग सीट पर था। कार स्टार्ट थी और एक पुरानी पगडंडी के मोड़ पर खड़ी थी। उसने खिड़की से बाहर देखा। सामने नीलकंठ नाम का कोई गांव नहीं था। वहां केवल देवदार का एक घना शांत जंगल था और सामने एक पुराना टूटा हुआ लोहे का बोर्ड लगा था जिस पर कोई नाम नहीं लिखा था। वो पुराना डाकघर, वो बूढ़ा दरबान, वो लकड़ी की बेंच, सब कुछ गायब था। लेकिन जब समर की नजर अपनी गोद पर पड़ी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसकी गोद में दादाजी की वो पुरानी लेदर की डायरी खुली हुई थी और उसके बगल में वो पीला पड़ चुका खत रखा था। खत के पिछले हिस्से पर समर के अपने हाथ से लिखी हुई वो पूरी कहानी साफ साफ मौजूद थी और उसकी स्याही अभी भी सोने की तरह चमक रही थी। समर को समझ आ गया था कि वो किसी भ्रम में नहीं था। नीलकंठ ने उसे वो सब कुछ दे दिया था जिसकी तलाश में वो दिल्ली से निकला था। उसके भीतर का राइटर ब्लॉक पूरी तरह टूट चुका था। उसके दिमाग में अब हजारों नए शब्दों का सैलाब उमड़ रहा था। उसने कार को गियर में डाला और वापस दिल्ली की तरफ मोड़ दिया। अब उसे शहर के उस शोर से, उस कंक्रीट के जंगलों से कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि वो जानता था कि जब भी वो अकेला महसूस करेगा, जब भी उसके शब्द उसका साथ छोड़ेंगे, वो आंखें बंद करके इसी धुंध के रास्ते पर वापस आ सकता है। नीलकंठ हमेशा के लिए बंद हो चुका था, लेकिन समर की डायरी के पन्नों में वो हमेशा के लिए जिंदा हो गया था। अब वक्त आ चुका था कि दुनिया इस अनकही कहानी को सुने और इस तरह एक अधूरी दास्तान हमेशा के लिए अमर हो गई।